नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। राजस्थान ज्योग्राफी के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे थे। पिछले 2 क्लासों में हमने जो है वो मरुस्थल और जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है उसको डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे मैदानी और पठारी प्रदेश दोनों को सम्मिलित करते हुए जो पिछली परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, पीवाई क्यों पढ़ने चाहिए, उसके दो फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि ये जो है ये पीवाईक्यू आपको एग्जाम का ट्रेंड समझने में मदद करते हैं। आप जब अध्ययन करते हैं तो ये चीज निकल के आती है कि किस तरह से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरी चीज है कि कई बार ये रिपीट हो जाते हैं। जैसे 2015 में पूछा और उसको वापस पूछ लिया, तो अगर रिपीट हो गया तो अपने को एक फायदा हो जाता है कि अपन एज इट इज उसको लिख देते हैं। और अगर रिपीट नहीं भी होता है तो अपन उसका ट्रेंड जो है वो इजीली समझ लेते हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को स्किप नहीं करें, लास्ट तक देखें, पूरा देखें इस सीरीज को। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथियों के साथ शेयर भी कर लें। शुरुआत करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? और छप्पन का मैदान प्रॉपर किस एरिया की बात कर रहे हैं? छप्पन का मैदान राजस्थान के निम्नांकित किन जिलों में स्थित विस्तृत है? भाई, छप्पन का मैदान राजस्थान के कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है? अब अगर इसमें ये देखें कि किस किस में पेपर में आया है, तो देखिए बहुत सी परीक्षाओं में, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कितनी परीक्षाओं में आ रखा है? देखो, कनिष्ठ लेखाकार 2013, जूनियर अकाउंटेंट 2016, देखो 13 में आया, फिर 16 में रिपीट हो गया। अन्वेषक उद्योग विभाग 2018, पटवार 2021, महिला पर्यवेक्षक 2015। यानी बार बार ये क्वेश्चन क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम बात करते हैं छप्पन के मैदान की। छप्पन का जो मैदान है वो कहां पर विस्तृत है उसकी हम बात करेंगे। ऑप्शन की बात अगर हम देखें, देखिए आपके सीईटी 2023 में भी ये क्वेश्चन आ रखा है। कोटा, बारां, जालोर, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर। हमें बताना है कि छप्पन का मैदान कौन कौन से जिलों में विस्तृत है, कहां कहां फैला हुआ है। तो बेसिक अगर हम इस चीज को देखें, एक बार मैं आपको बताता हूं इंपोर्ट करके। ये जो अपना मैप है, इस मैप में आप अपने दिमाग में चीज जो है वो फिट करिए। ठीक है, छप्पन का मैदान कहाँ पे है, कौन से जिले में है? तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो छप्पन का मैदान है ये कहाँ पे स्थित है? ये अपना आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा, डूंगरपुर। अब बांसवाड़ा डूंगरपुर में एक नदी बहती है, माही नदी। तो ये जो माही नदी का बहाव क्षेत्र है, उस क्षेत्र में 56 नदी नालों का समूह है। वहां पे 56 नदी नालों का समूह है। और इन 56 नदी नालों के समूह के कारण ही इसका नाम क्या कहते हैं? छप्पन का मैदान के नाम से इसको जाना जाता है। भाई, 56 नदी नालों का समूह है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? छप्पन का मैदान कहते हैं। अब देखो, हमें नक्शे में भी इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि किस जगह है। तो ये बांसवाड़ा डूंगरपुर, यानी ये जो क्षेत्र है आपका, इस क्षेत्र में 56 जो नदी नाले हैं, उन नदी नालों के नाम पर ही इनका नाम जो है वो क्या पड़ गया? छप्पन का मैदान पड़ गया। तो याद रह जाएगा, जो छप्पन का मैदान है वो कहाँ पे विस्तृत है? वो आपका बांसवाड़ा और डूंगरपुर में जो माही नदी का बहाव क्षेत्र है, जहां पे 56 नदी नालों का समूह है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? छप्पन का मैदान कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। इसी क्वेश्चन को देखो, उन्होंने पटवार 2021 और आरएस 2010 में थोड़ा चेंज करके दे दिया था। क्या पूछा था कि 56 बेसिन किस जिले में स्थित है? छप्पन का मैदान कहे चाहे 56 बेसिन कहे, दोनों का मतलब एक ही है। अलवर, बांसवाड़ा, पाली और टोंक। अलवर, बांसवाड़ा, पाली और टोंक। तो अभी हमने बात करी कि कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में। तो 56 का मैदान कहे चाहे 56 बेसिन कहे, तो दोनों की दोनों चीज हमें ध्यान रखनी है। दोनों कहाँ पे है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ का जो पूरा एरिया है, जो 56 नदी नालों का समूह है, वो क्या कहलाता है? छप्पन का मैदान कहलाता है। नेक्स्ट में चलते हैं। नाकोड़ा पर्वत को निम्न में से किस और नाम से भी जाना जाता है? भाई, यार नाकोड़ा पर्वत जो है उसको किस नाम से जाना जाता है? नाकोड़ा पर्वत तो कहते हैं, इसके अलावा भी उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, छप्पन की पहाड़ियां, तोराबाटी की पहाड़ियां, पश्चिमी अरावली पहाड़ियां और तारागढ़ की पहाड़ियां। अभी हम क्या पढ़ के आए? अभी हम पढ़ के आए छप्पन का मैदान। यहाँ शब्द आ गया छप्पन की पहाड़ियां। ठीक है, तो नाकोड़ा पर्वत की अगर हम बात करें, तो ये जो नाकोड़ा पर्वत है ये आपका कहाँ पर स्थित है? बालोतरा में है। पहले बाड़मेर में आता था, नया जिला बन गया। अब किस जिले में स्थित है?
बालोतरा में है। और दूसरी चीज इसकी मेन विशेषता क्या है, तो मेन विशेषता यह है कि जो 23वें तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म में, अपने पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी का नाम आ गया। पार्श्वनाथ जो थे 23वें तीर्थंकर, उन पार्श्वनाथ की क्या लगी है, यहाँ पे मूर्ति लगी है। और एक बार परीक्षा में क्वेश्चन आया था कि जो जैन तीर्थ है ना नाकोड़ा, इस नाकोड़ा का उपनाम भी है, एक इसका उपनाम है। इसका उपनाम क्या है, मेवानगर। क्या कहते हैं इसको, मेवानगर। तो भाई मेवानगर कहते, चाहे आपके नाकोड़ा जैन तीर्थ कहते, दोनों का मतलब एक ही है। अब प्रश्न अपना उठता है, ये है कहाँ, ये है कहाँ पे, इसका दूसरा नाम क्या है, बालोतरा में है। बालोतरा में सिवाना के पास पहाड़ियां हैं, तो उनमें से कौन सी पहाड़ियां हैं, तोराबटी तो हो गया अपना, खंडेला की पहाड़ियां हो गई। तोराबटी की पहाड़ियां तो कहाँ है, खंडेला सीकर में। पश्चिमी अरावली की पहाड़ियां, अरावली की जो पश्चिम भाग है उसमें स्थित है। और तारागढ़ की पहाड़ी कहाँ पे है, अजमेर में है। ठीक है, और तो ये जो है इसमें आपका आंसर आ जाएगा 56 की पहाड़ियां। तो ये 56 की पहाड़ियां जो है, इनको क्या कहते हैं, इनको नाकोड़ा पर्वत इन 56 की पहाड़ियों का ही भाग है। सबसे ऊंची चोटी जो है, 56 की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है हल्देश्वर। ठीक है, जो प्रख्यात तीर्थ भी है। और आपको पता होना चाहिए सिवाना का दुर्ग भी बना हुआ है यहाँ पे। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि सिवाना का दुर्ग जो है वो किस जगह बना हुआ है, कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ है, तो 56 की जो पहाड़ियां उन पे बना हुआ। तो दो चीजें आपके सामने निकल के आ गई, एक चीज आई 56 का मैदान, और दूसरी चीज आई 56 की पहाड़ियां। दोनों चीज अपने सामने निकल के आ गई। 56 का मैदान कहाँ है, तो हमने कहा कि माही नदी का जो क्षेत्र है, माही नदी का जो क्षेत्र है उसमें आपका 56 का मैदान है। अगर मेनली अपन बात करें तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो जिला है वहां पे ये विस्तृत है। ठीक है, और ये क्या है, ये इस माही नदी के कांटे में 56 नदी नालों का समूह है। 56 नदी नालों का समूह है, ये बात अपनी हुई। ठीक है, उसके बाद में आई 56 की पहाड़ियां। तो 56 की पहाड़ियां हमने बात करी, भाई 56 की पहाड़ियां कहाँ पे है, तो 56 की पहाड़ियां है आपके बालोतरा जिले में। कहाँ पे है, बालोतरा जिले में। पहले किस में आती थी, बाड़मेर में आती थी। इन 56 की पहाड़ियों पे एक जगह का नाम है नाकोड़ा पर्वत। क्या नाम है, नाकोड़ा पर्वत। नाकोड़ा पर्वत, भाई इस नाकोड़ा पर्वत का दूसरा नाम क्या है, नाकोड़ा पर्वत का दूसरा नाम है मेवा नगरी, मेवा नगर। और ये किस धर्म का तीर्थ स्थल है, तो जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। किसका है, जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। एक प्रश्न और आता है इसमें, भाई किसकी मूर्ति लगी हुई है यहाँ पे, इसमें अपन फंस जाते हैं। तो यहाँ पे जो मूर्ति लगी है वो मूर्ति लगी है किसकी, पार्श्वनाथ की, पार्श्वनाथ की मूर्ति यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, 23वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए, कमेंट्स में बताइए, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए और अंतिम तीर्थंकर कौन थे, यह भी आपको बताना है। अभी हमने बात करी कि नाकोड़ा के अंदर कौन से तीर्थंकर की मूर्ति है, 23वें की है, इसका मतलब 23 से तो ज्यादा ही है। ठीक है, तो आपको बताना है जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए। सभी जो लोग देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एक बार कमेंट्स जरूर करें कि कौन से तीर्थंकर, कितने तीर्थंकर जो है वो जैन धर्म में हुए हैं, 10 20 100 50 जितने भी है, एक बार संख्या लिखें। ठीक है, साथ साथ लाइक और शेयर भी करें। और उसके बाद में अंतिम चीज जो मैंने बताई थी कि भाई यहाँ पे एक तो क्या है, इसका उपनाम है वो क्या है, मेवा नगर है। और एक दुर्ग बनाया 56 की पहाड़ियों पर, उसका नाम क्या है, गढ़ सिवाना। कला राठौड़ जो है उससे जुड़ा हुआ है। गढ़ सिवाना का संबंध कौन से जो है वो लोक देवता से है, तो कलाजी राठौड़ से है। ठीक है, गढ़ सिवाणु यूं कह आव कला राठौड़, मोह सिर उतरे मेहणूर तो सिर उतरे मोड़।
ठीक है। तो मेवा नगर किसको कहते हैं? नाकोडा को कहते हैं। हो गए दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट में चलते हैं। 56 की पहाड़ियां, 56 के मैदान में गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? चौथा नंबर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? अब देखो उपनाम आ गए, वो तो अपन अलग चीज थी, यहाँ उपनाम आ गए। तो 3-4 ऑप्शन दे रखे हैं। पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2013 में क्वेश्चन आया है कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य का जो भूभाग है वो किस नाम से जाना जाता है? तो कांठल, गिरवा, भाकर और मेवल। कांठल, गिरवा, भाकर और मेवल। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर लगाना कोई बड़ी बात नहीं, हम भी लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। हम ये बात करेंगे। तो क्या बात करें कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर का जो भूभाग है वो किस नाम से जाना जाता है? हम 4 ऑप्शन अपने पास है, चारों को देखते हैं। कांठल की हम बात करते हैं। सबसे पहले इसके आंसर की बात कर लें तो इसका आंसर आएगा मेवल। क्या कहलाता है? मेवल कहलाता है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य का जो भाग है उसके एक उपनाम उसका मेवल भी है, जैसे गंगानगर हनुमानगढ़ का युद्ध है। ठीक है, इस तरह से। तो अब अपना नाम है पहला कांठल। तो कांठल क्या है भाई? कांठल जो है वो प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ का भूभाग जो है वो क्या कहलाता है? कांठल कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि ये माही नदी के कांठे में बसा हुआ है। माही नदी के कांठे में बसा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कांठल कहते हैं। अब कांठल में एक चीज और आती है आपकी भाई, कांठल का ताजमहल। कांठल का ताजमहल किसको कहते हैं? कांठल का ताजमहल किसको कहते हैं? कांठल का ताजमहल कहते हैं काका जी की दरगाह है। काका जी की दरगाह को क्या कहते हैं? काठन का ताजमहल कहते हैं। और कहाँ पे स्थित है? प्रतापगढ़ में स्थित है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र तो क्या हो गया? मेवल हो गया। और तो प्रतापगढ़ वाला क्या हो गया आपका? काठल हो गया। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना गिरवा। गिरवा की भी बात कर लो भाई। गिरवा कहाँ है? ये आपका मैंने आपको बताया था पिछली क्लासों में भी, उदयपुर में है। और उदयपुर में स्थित क्या है? तस्तरी नुमा बेसिन। उदयपुर में स्थित तस्तरी नुमा जो बेसिन है उसको क्या कहते हैं? गिरवा कहते हैं। उदयपुर में स्थित तस्तरी नुमा बेसिन को क्या कहते हैं? गिरवा कहते हैं। गिरवा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जी? सबसे ऊंची चोटी, गिरवा की सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपके कौन सी है? जरगा पर्वत है, 1431 मीटर। बस गिरवा में याद हो जाएगा, गिरवा नहीं भूलना है। ठीक है, कांठल गिरवा दोनों क्लियर हो गए। उसके बाद में तीसरा आता है आपका भाकर है। भाकर को याद करो, पिछली कक्षाओं में अपनी बात हुई थी भाकर पे। अगर आपने पिछली क्लासें देखी है तो अपनी भाकर पे काफी बात हुई है भाई। भाकर कहाँ का शब्द है? तो ये उबड़ खाबड़ है, तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां। उबड़ खाबड़ तेज ढाल वाली पहाड़ी को क्या कहते हैं? भाकर कहते हैं। कहां पे कहते हैं? जगह का नाम भी अपन ने लिया था सिरोही में। बस हो गए, भाकर मगरा पहाड़ एक ही मतलब है। तो अपना आंसर हो जाएगा मेवल। ठीक है, बांसवाड़ा डूंगरपुर के बीच का भाग क्या हो गया? मेवल। उसके साथ साथ बाकी सब कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो जाने चाहिए। नेक्स्ट में चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है? मालवा के पठार का विस्तार, मालवा का पठार कहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है? ठीक है, कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है? किस में आया? एक तो एएन एग्जाम में आया और एक पुलिस एग्जाम में आया। दोनों 2018 में, दोनों बार में एक ही दिन एक ही वर्ष में रिपीट हो गया, एएन एग्जाम और पुलिस एग्जाम। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा प्राकृतिक भूभाग जो है वो मालवा के पठार का भाग है। हड़ौती का पठार, लूणी का मैदान, चंबल का मैदान और बोराट का पठार। ठीक है,
सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मालवा का पठार कहाँ पे है। तो मालवा का पठार, ये जो मध्य प्रदेश का जो पार्ट है, ये क्या है, मालवा के पठार का भाग है। ये जो पार्ट है पूरा का पूरा किसका पार्ट है, मालवा के पठार का भाग है। और अपना ये जो हाड़ौती का जो एरिया है ना, ये पूरा का पूरा जो इससे टच हो रहा है, ये क्या है, हाड़ौती। ये क्या है, आपकी हाड़ौती। उसके बाद में लूनी, लूनी का मैदान आपका, ये इधर वाला लूनी का मैदान है, ये लूनी का मैदान है। आपको नक्शे में स्थल याद रखने हैं। लूनी का मैदान है। फिर चंबल नदी यहाँ बह रही है, ये आपके ये जो ये एरिया है ना पूरा चित्तौड़गढ़ वाला, ये वहां यहाँ वाला, यहाँ ये चंबल का मैदान हो गया, ठीक है। और उसके बाद में अपना कौन सा, बोराट का पठार, कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच का, ये हो गया बोराट का पठार। तो मालवा के पठार से कौन सा टच हो रहा है, ये हाड़ौती वाला जो है वो मालवा के पठार से टच हो रहा है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश का भूभाग है, ठीक है, विंध्याचल का भाग है, पार्ट है। तो ये जो एरिया है ना वो किससे हो रहा है, मालवा के पठार से टच हो रहा है। यही पूछा है कि कौन सा पार्ट इसका है, तो यह आपका आंसर हो गया हाड़ौती का पठार। हाड़ौती पठार जो है वो मालवा के भाग का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट में चलो, राज्य में डेक्कन ट्रेप के शैल समूह विद्यमान है। राज्य में डेक्कन ट्रेप, दक्कन ट्रेप भी बोलते हैं इसको हिंदी में, दक्कन ट्रेप, ठीक है। दक्कन ट्रेप के शैल समूह विद्यमान है। दक्कन ट्रेप कहां पे स्थित है, ये पूछते हैं। कई बार इस प्रश्न को घुमा के भी पूछ लिया जाता है। वो क्या पूछता जाता है, इस दक्कन ट्रेप की जगह पूछते हैं काली मिट्टी। अगर आपको सोइल के बारे में पूछा जाए तो राजस्थान में काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है। देखिए काली मिट्टी जो है वो दक्कन ट्रेप का उदाहरण है, ठीक है। काली मिट्टी दक्कन ट्रेप का पार्ट है। तो अब आप ये देख लो कि राजस्थान में काली मिट्टी कहाँ होती है, ठीक है। ऑप्शन है आपका उदयपुर, डूंगरपुर, नागौर, जोधपुर, झालावाड़, कोटा और चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि दक्कन ट्रेप जो है वो लावा निश्रित हुआ था वहां से, ठीक है। और उस लावे का पार्ट जो है वो राजस्थान में काली मिट्टी के रूप में पाया जाता है। एक ही जगह पाया जाता है, वो है हाड़ौती क्षेत्र, वो है हाड़ौती। हाड़ौती कौन सी है, कोटा, बूंदी, पारा, झालावाड़। तो झालावाड़ कोटा जो क्षेत्र है वो वहां क्या, कौन सा शैल समूह विद्यमान है, तो दक्कन ट्रेप, डेक्कन ट्रेप या काली मिट्टी का क्षेत्र जो है उस क्षेत्र को कहते हैं, ठीक है। दक्कन ट्रेप, डेक्कन ट्रेप या काली मिट्टी, तीनों आता है, तीनों हाड़ौती आएगी। तीनों का, इन तीनों का ही मतलब क्या है, हाड़ौती। हाड़ौती का क्षेत्र डेक्कन ट्रेप का पार्ट है। हाड़ौती के क्षेत्र में काली मिट्टी होती है, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं, बनास मैदान किसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है, किस चीज की बात की जा रही है। कई बार जल्दबाजी में और कॉन्फिडेंस में बंदा जो है वो क्या करता है कि वो गलती कर बैठता है कि बनास मैदान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं किससे संबंधित दिए गए, बनास मैदान से संबंधित दिए गए हैं, ठीक है। इन बनास मैदान से संबंधित जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है, ठीक है। अब ये कब आया, सहायक कृषि अधिकारी परीक्षा 2015, सहायक कृषि अधिकारी परीक्षा 2015 में आया। देखो क्या स्टेटमेंट है, ये मैदान कृषि के लिए अनुपयुक्त है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, इसकी औसत समुद्र तल से ऊंचाई 150 से 300 मीटर है, यहाँ जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है और इसका डाल पश्चिम की ओर है। इसका डाल जो है वो कहाँ पे है, पश्चिम की ओर। अब तो अंदाजा लगाओ कि भाई जब हम मैदान की बात कर रहे हैं तो राजस्थान का सबसे उपजाऊ जो क्षेत्र है वो कौन सा है, राजस्थान का सबसे उपजाऊ क्षेत्र राजस्थान का ये मैदान है, ठीक है। और उसी मैदान का पूर्वी मैदान जो है उसी का पार्ट है बनास बेसिन, उसी का पार्ट है बनास का मैदान। यानी ये जो पार्ट है ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा, ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ये बनास बेसिन का भाग है, ठीक है। अब प्रश्न क्या कर रहा है आप लोग, ये बात क्या कर रहा है कि ये क्या है, कृषि के लिए अनुपयुक्त है। क्या ये हो सकता है, मैदान में सबसे ज्यादा कृषि होती है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो क्या है, गलत है। आपका ये स्टेटमेंट तो आपका क्या है, गलत है। फिर आता है कि इसकी औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर है, ये बात बिल्कुल सही है। ये फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा कि औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर है, ठीक जी, हो गया।
फिर यहाँ जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है। देखो सबसे ज्यादा उपजाऊ मैदान है, सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, तो जलोढ़ मिट्टी होती है जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, बिल्कुल सही है। इसका ढाल पश्चिम की ओर है। अभी इसमें हम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, यहाँ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसका ढाल जो है क्या है, पश्चिम की ओर है। अब आप देखो, आपको याद होना चाहिए कि बनास नदी जो है वो कहां से निकलती है, बनास बेसिन, बनास का मैदान बनास नदी द्वारा निर्मित मैदान। भाई बनास नदी कहां से निकलती है, बनास नदी का उद्गम जो होता है वो कहां पे होता है, बताओ, खमनोर की पहाड़ियां। राजस्थान में बहाव क्षेत्र की दृष्टि से, सिर्फ राजस्थान की बात करें, सबसे लंबी नदी है। ठीक है, खमनोर की पहाड़ियों से होती है। ये कहां पे, आपके राजसमंद में है। आपको याद नहीं हो तो आप याद रख लेना, हल्दी घाटी के जस्ट पास में खमनोर, जहां हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। और इसका अंत कहां पे होता है, समापन की अगर हम बात करें बनास नदी की, तो बनास नदी का समापन होता है किसमें मिलती है, यमुना में मिलती है। ठीक है, यमुना में मिल जाती है। अब देखो यहां से राजसमंद कहां पे है, इसमें राजसमंद ये रहा, ये यहाँ पे राजसमंद है आपका। आपका ये जो ढाल वाला जो मैटर है ना, ये यहीं से निकलेगा। ये राजसमंद है, राजसमंद से जो है वो ये निकलती है नदी। ठीक है, और राजसमंद से निकल के ये चित्तौड़ भीलवाड़ा होते हुए, ये टोंक सवाई माधोपुर होते हुए यहाँ आके, और यहाँ आके यहाँ यमुना में मिलती है। ये आपकी यमुना नदी है और यहाँ यमुना में मिलती है। यहां से आई और किधर गई, उधर, यानी दक्षिण से निकली और पूर्व की ओर गई, दक्षिण से गई निकली और पूर्व की ओर गई। अब नदी का बहाव जो होता है वो ढाल की तरफ होता है, ढाल के विपरीत होता है, ढाल की तरफ ही होता है। तो यानी इसका जो बहाव, इसका जो ढाल है वो दक्षिण से पूर्व की ओर है। ढाल क्या है, दक्षिण से पूर्व की ओर है। यहाँ क्या कर रहा है कि ढाल पश्चिम की ओर है। ढाल पश्चिम की ओर होता तो ये नदी यहां से निकल के इधर आती, खंबात की खाड़ी की तरफ आती है, यमुना नदी की तरफ नहीं जाती। यहाँ आती खंबात की खाड़ी में, ना कि यहाँ बंगाल की खाड़ी की तरफ यमुना में मिलती। ठीक है, इसका मतलब इसका ढाल जो है वो क्या है, दक्षिण पूर्व की ओर है। इसका ढाल दक्षिण से पूर्व की ओर है। और यहाँ कह रहा है कि ढाल क्या है, पश्चिम की ओर है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका हो गया क्या, गलत। आपके दो स्टेटमेंट सही हो गए। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। दूसरा स्टेटमेंट आपका ये कह रहा है कि यहाँ जलोढ़ मृदा का जमाव है। तीन चीजें अपने, दो चीजें जो गलत हुई वो ये हुई कि ये मैदान कृषि के लिए अनुपयुक्त नहीं, भाई ये बहुत उपयुक्त है। और इसका जो ढाल है वो पश्चिम की ओर नहीं होकर कहां पे है, दक्षिण पूर्व की ओर है। बस इस तरह से आप नक्शे के माध्यम से अपने दिमाग को थोड़ा खोल के और माइंड में सेट कर लो कि भाई कैसे अपने को जो है इसको ज्योग्राफी को पढ़ना है। ज्योग्राफी फैक्ट याद करने के साथ साथ आपको उसके मैप में भी वो चीज बिठानी पड़ेगी, तुरंत जो है वो मैप आ जाए। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन याद नहीं किए जाते, ये जो क्वेश्चन है वो हल किए जाते हैं सिर्फ मैप के माध्यम से, माइंड के माध्यम से, किसी एक चीज को ले। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। घग्गर का मैदान स्थित है। घग्गर का मैदान स्थित है। अब देखो, घग्गर नदी राजस्थान के दो ही जिलों में बहती है, तो वो तो लगभग सबको याद ही है। कौन सी परीक्षा में आया, पटवार परीक्षा 2021, स्कूल व्याख्याता फिजिकल एजुकेशन 2022। 21 में आया, फिर 22 में वापस रिपीट हो गया। तो मैंने कहा था रिपीटेशन होता रहता है इन क्वेश्चंस का, इसलिए आपको याद रखना जरूरी है। तो घग्गर का मैदान कहाँ पे है, झुंझुनू और सीकर जिलों में, जालौर और सिरोही जिले में, गंगानगर हनुमानगढ़ में, जैसलमेर और बाड़मेर जिले में। भाई घग्गर नदी कहाँ बहती है, घग्गर नदी कहाँ बहती है, देखो देखे घग्गर नदी कहाँ से चलेगी, चली राजस्थान के दो जिलों में घग्गर नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, और वो दो जिले कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। और जहां घग्गर नदी बहेगी वही तो घग्गर का मैदान होगा। ये मैप थोड़ा पुराना है, आजकल अनूपगढ़ को समाप्त कर दिया गया है, तो ये ध्यान रखें। ठीक है, तो घग्गर नदी जो है वो आपके ये ऐसे बहती है इस, ठीक है, इधर से आती है और यहाँ हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है।
और यहाँ से निकल जाती है, ठीक है, फोर्ट अब्बास पाकिस्तान चली जाती है। तो ये जो पूरा का पूरा एरिया है ये घग्गर का मैदान कहलाता है, जिस एरिया में बहती है। तो 2 जिलों में स्थित है। 2 जिले कौन कौन से? गंगानगर और हनुमानगढ़। कौन कौन से जिले हैं? गंगानगर और हनुमानगढ़, 2 जिलों में घग्गर का मैदान स्थित है, ठीक है। अब देखो 9वां, राजस्थान में थोड़ा गलत टाइप हो गया, हाँ, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? मालपुरा करौली का मैदान जो है वो किस नदी बेसिन का भाग है? चंबल नदी, बनास बेसिन, लूनी और यमुना बेसिन। चंबल, बनास, लूनी और यमुना, ठीक है। देखते हैं भाई, अभी गौर करो कि मालपुरा करौली का जो मैदान है वो किस बेसिन का भाग है? ठीक है, मालपुरा करौली का मैदान को अगर हम बेसिक सी बात करें तो 3 जिलों में जो है ये विस्तृत है। 3 जिलों में स्थित है। कौन कौन से हैं? ये यहाँ वाले, ये जो एरिया है पूरा का पूरा ये है पूरा, ये पूरा का पूरा एरिया है। ये है आपका मालपुरा करौली का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान। अब देखो मालपुरा करौली का मैदान कहाँ पे है वो आपको देखना है। तो जिलों की अगर हम बात करें तो जिले तो है भाई आपके टोंक, सवाई माधोपुर, और करौली। 3 जिलों में स्थित है, टोंक, सवाई माधोपुर और करौली में। अब ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा किसका पार्ट है? टोंक, सवाई माधोपुर और करौली वाला जो भाग है वो बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र है, बनास नदी का भाग है, बनास नदी का प्रवाहित क्षेत्र है, तो बनास नदी का पार्ट है। अगर प्रश्न यह आता है कि भाई मालपुरा करौली का मैदान कौन सी नदियों के मध्य स्थित है? नदियों के मध्य की बात आती है, नदियों के मध्य चंबल, चंबल व बनास के मध्य, चंबल और बनास नदी के मध्य स्थित है मालपुरा करौली का मैदान। इस जगह स्थित है, स्थान को देखो अपने दिमाग में बिठाओ, इस जगह स्थित है। 3 जिलों में टोंक, सवाई माधोपुर और करौली में स्थित है। तो सीधा सा आंसर हो गया कि भाई बनास बेसिन का पार्ट है, तो यहाँ आएगा आपका आंसर बनास बेसिन। किसका भाग है? बनास बेसिन का भाग है। किसका भाग है? बनास बेसिन का भाग है। अब एक एम हेरोन नामक एक विद्वान हुए, एम हेरोन, इन्होंने इस मालपुरा करौली का जो मैदान है उसके लिए एक शब्द यूज किया, इसको इन्होंने कहा तृतीय पेनी प्लेन। एम हेरोन ने जो है मालपुरा करौली के मैदान को क्या कहा है? तृतीय पेनी प्लेन का। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि किस क्षेत्र को जो है वो तृतीय पेनी प्लेन कहा जाता है। तो तृतीय पेनी प्लेन किसको कहा जाता है? मालपुरा करौली के जो ये मैदान है इसको कहा जाता है। और किसने कहा है? तो एम हेरोन ने कहा। किसने कहा? एम हेरोन ने इसको तृतीय पेनी प्लेन कहा है, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र, भाई सबसे ज्यादा भूकंप जो है वो कौन से क्षेत्र में आता है? राजस्थान में सबसे ज्यादा भूकंप जो है वो कौन से क्षेत्र में आते हैं? तो नागौर, जोधपुर, भरतपुर, अलवर, जयपुर, दौसा, करौली, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, ठीक है। तो इसका तो आपको सीधा सा आंसर याद रखना है। तो देखिए राजस्थान का जो पूर्वी क्षेत्र है तो वो भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील श्रेणी में आता है, इतना ज्यादा अपने नहीं है लेकिन फिर भी आता है। तो ये जो आपका जो है ना अलवर, भरतपुर, अलवर और झुंझुनू का जो पार्ट, ये जो क्षेत्र है ये किस में आता है? ये ज्यादा संवेदनशील है। तो अपना यहाँ सीधा सा आंसर हो जाएगा कि राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र जो है वो कौन सा है? अलवर, भरतपुर और झुंझुनू, ये 3 जिले जो है
वो ज्यादा, यानी पूर्वी जो क्षेत्र है ये ज्यादा इससे संबंधित है। इलेक्ट्रीशियन एग्जाम 2019 और कनिष्ठ अनुदेशक के अंदर जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट में चले। पूर्वी बेसिन, पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। अब देखो आपको चार ऑप्शन दे दी गई, ये पूछा गया पूर्वी, इनमें से पूर्वी बेसिन का भाग कौन सा नहीं है। अब कब कब आया, महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2013 में आया, ठीक है, उसके बाद में एआरओ एंटोमोलॉजी 2022 में आया। तो 2 बार आ चुका है कि ये जो प्रश्न है कि इनमें से कौन सा क्षेत्र जो है वो पूर्वी बेसिन का भाग नहीं है। देखो, चंबल बेसिन, जवाई बेसिन, छप्पन बेसिन और बनास बेसिन। प्रश्न को आप भी याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि भाई जवाई बेसिन कहाँ है, चंबल बेसिन कहाँ है, ठीक है, और छप्पन बेसिन कहाँ है, सारी चीजें आपको पता होने चाहिए। तो पहले आपको नदियों के नाम देख लो एक दो, भाई चंबल से तो चंबल जुड़ जाएगा आपका। जवाई बेसिन जो है वो कौन सी नदी का पार्ट है, जवाई नदी का भाग। किसका भाग है, जवाई नदी का भाग है। जवाई नदी किसकी सहायक नदी है, लूनी नदी की। किसकी सहायक नदी है, लूनी नदी की। किसकी सहायक नदी है, लूनी नदी की। छप्पन बेसिन किसका भाग, अभी पीछे ही पढ़ा था अपन ने। छप्पन बेसिन किसमें आता है, तो छप्पन बेसिन है आपका माही नदी का पार्ट, माही नदी का भाग है। अब यहां से आप बना लो, माही नदी का भाग है। अब यहां से आप बना सकते हो कि पूर्वी बेसिन मैदान, पूर्वी बेसिन मैदान जो है वो किसका पार्ट, पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि आपका जो जवाई बेसिन है वो का जवाई नदी का वाला क्षेत्र ये वाला हो गया, लूनी जवाई बेसिन, पाली में है जवाई नदी, तो ये हो गया जवाई बेसिन। और ये जो पार्ट है आपका पूरा का पूरा, ये आपका किसमें आता है, ये आता है पूर्वी बेसिन। ये पूरा का पूरा किसमें आता है, पूर्वी बेसिन में आता है। तो आपको यहाँ पे गौर से देखें तो आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा कि भाई ये जो पार्ट है पूरा का पूरा ये पूर्वी बेसिन में आता है। इसके अंदर कौन कौन से हैं, तो यहाँ चंबल नदी बहती है इसलिए चंबल बेसिन भी इसमें आ गया, यहाँ बनास बहती है तो बनास भी इसमें आ गया, और यहाँ माही है तो यहाँ माही बेसिन भी इसमें आ गया। तो चंबल, बनास और माही ये तीनों तो पूर्वी बेसिन के पार्ट हो गए, लेकिन एक बिल्कुल अलग पड़ रहा है, ये यहाँ पाली में। वो कौन सा, जवाई वाला, जो लूनी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, हर टॉपिक को एक दूसरे टॉपिक से रिलेटेड करके और क्वेश्चन का दिमाग लगाओ, इजीली आपको समझ में आ जाएगा, गलत होने के चांसेस ही नहीं है, अपने आप जवाई बेसिन बाहर हो गया। तो आपका आंसर हो गया कि पूर्वी बेसिन मैदान का पार्ट नहीं है, पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। कौन सा भाग नहीं है, तो भाई आपका जवाई बेसिन जो है वो भाग नहीं है, इसलिए आपका आंसर भी हो जाएगा जवाई बेसिन। क्या हो जाएगा, जवाई बेसिन। नेक्स्ट में चले। निम्नलिखित में से हाड़ौती पठार पर अवस्थित जिला है, कौन सा जिला है जो हाड़ौती पठार पर स्थित है। तो हाड़ौती पठार को तो मैंने आपको बताया था भाई, हाड़ौती पठार में कौन कौन से जिले आते हैं। हाड़ौती पठार में आते हैं कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। इस पूरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, हाड़ौती कहते हैं। 4 जिले इसके अंदर सम्मिलित होते हैं, ठीक है, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। अब देख लो इसमें कौन सा आ रहा है, सिरोही है, टोंक है, धौलपुर है और कोटा है। तो इस 4 में से कौन सा है, 4 में से एक ही है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा द कोटा। कि हाड़ौती सेक्टर में कौन कौन से जिले आते हैं, 4 आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। ये जो एरिया जो है था, ये मूल रूप से हाड़ा, जो चौहान थे, जो चौहान वंश के हाड़ा जो शासक थे, चौहानों द्वारा शासित प्रदेश था। हाड़ा वंश के जो चौहान थे उनका, उनके द्वारा शासित प्रदेश था, और उन्हीं के नाम पर इसको क्या कहते हैं, हाड़ौती कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में चले। झालावाड़ अवस्थित है। अब आपको देखो झालावाड़ की अवस्थिति पूछी है, आपको नक्शे में पता होना चाहिए झालावाड़ कहां, फिर आप इजीली कर लोगे। अब देखो यहां से अपन देखते हैं, मैप से ले लो, मैप से आपके इजीली समझ में आ जाएगा।
प्रश्न पूछ रहा है झालावाड़ अवस्थित है, झालावाड़ कहाँ पे स्थित है, ये आपको पूछा जा रहा है। ये रहा झालावाड़। सबसे पहले तो आप दिमाग लगाना कि झालावाड़ कहाँ पे है। तो भाई झालावाड़ जो है वो हमारे ये यहाँ पे स्थित है। ये जो जगह है ये कहाँ, यहाँ पे क्या झालावाड़ है। अब प्रश्न देखो कि झालावाड़ अवस्थित है बोराट पठार पर, मध्य माही मैदान पर, हाड़ौती पठार पर और चंबल बेसिन में, और चंबल बेसिन में। ठीक है, तो बोराट पठार तो मैंने आपको बताया था कि बोराट का पठार कहाँ पे स्थित है। तो बोराट का पठार है कुंभलगढ़ से गोगुंदा। कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक बोराट का पठार था। फिर माही मैदान मैंने आपको बताया डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, साथ में प्रतापगढ़ भी जोड़ दो। ठीक है, हाड़ौती का पठार जो था वो 4 जिलों में बताया था। कौन कौन से थे, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। 4 जिलों में आपके हाड़ौती का पठार था। ठीक है, और चंबल बेसिन के लिए आप अपन कह सकते हैं कि 8 जो जिले हैं जहां पे आपको डांग क्षेत्र विकास योजना संचालित होती है। पूर्वी राजस्थान के उत्खात भूमि जो है उसके अंतर्गत आते हैं। और आपको प्रश्न क्या पूछ रहा है भाई, झालावाड़ कहाँ अवस्थित है। तो झालावाड़ किस में आया आपके, ये यहाँ आ गया। तो आपके यहाँ ये जो ये पूरा का पूरा एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया क्या है, हाड़ौती पठार। तो झालावाड़ किस में आ गया, हाड़ौती के पठार में आ गया। अब मैंने एक चीज और बताई थी, किसका पार्ट है, मालवा का, मालवा के पठार का भाग है। हाड़ौती का पठार किसका भाग है, मालवा के पठार का भाग है। दक्कन ट्रेप बात करी थी अपन ने अभी, काली मिट्टी और झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। ठीक है, तो ये हो गए आपके कि भाई झालावाड़ कहाँ अवस्थित है। आप सिर्फ 1% कर देते कि झालावाड़ हाड़ौती के पठार पे है तो वो मजा नहीं आता। ठीक है, हम उस पूरे कंसेप्ट को साथ लेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट में चलते हैं। रामगढ़ पहाड़ी किस जिले में स्थित है। भाई रामगढ़ पहाड़ी बिल्कुल पॉपुलर है, अगले क्वेश्चन में हम उस पर भी बात करेंगे। यहाँ पर सीधी सी बात कर लेते हैं, कोटा, बारा, झालावाड़ और चित्तौड़। याद रखने वाला फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्ट है, याद रखना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है कि रामगढ़ पहाड़ी जो है वो किस जिले में स्थित है। अरे वो रामगढ़ वो को नहीं है, सोले वालों बसंती वालों रामगढ़ को नहीं है, वो दूसरो रामगढ़ है। ठीक है, तो बसंती हूँ जोड़वा की जरूरत को नहीं। ठीक है, कोटा, बारा, झालावाड़ और चित्तौड़, इसमें से आपको बताना है कि रामगढ़ की जो पहाड़ी है वो कहाँ स्थित है। तो रामगढ़ पहाड़ी की पहले बात कर ले भाई, रामगढ़ पहाड़ी क्यों स्थित है, लेकिन अगला क्वेश्चन यही है इसलिए नहीं करेंगे। ठीक है, तो बेसिक सी चीज आप ध्यान रखें, रामगढ़ पहाड़ी जो है वो कहाँ पे स्थित है, 12 जिले में। कहाँ पे स्थित है, 12 जिले में स्थित है। ये क्रेटर झील है, उसकी बात करते हैं। राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर स्थित है। आपको बताना है, राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर स्थित है रामगढ़ झुंझुनू, रामगढ़ बारा, रामगढ़ सीकर और रामगढ़ अलवर। सीईटी 2023 में आया भाई। राजस्थान में एकमात्र उल्कापिंड प्रहार क्रेटर स्थित है। ये जो जगह है वो इस तरह से है आपके, इसमें क्या हुआ कि ऊपर से गिरा एक उल्कापिंड, उल्कापिंड गिरा और उस उल्कापिंड से यहाँ क्या होगा, एक क्रेटर बन गया। आप जब ज्वालामुखी वो पढ़ते हो ना, उसमें पढ़ते हो ना क्रेटर झील वगैरह, तो एक क्रेटर बन गया, एक खड्डा बन गया। ठीक है, तो ये उल्कापिंड क्रेटर राजस्थान में ही एकमात्र है। वो बताओ कहाँ पे है। तो आपको ध्यान रखना है, जो पीछे अभी हम पढ़ के आए ना, तो उसी के तहत अनुपात में ध्यान रखना है कि ये जो है वो कहाँ पे है, आपके जो 12 जिले में रामगढ़ है, 12 जिले में जो रामगढ़ है वहां पे है। वहां आसमान से एक उल्कापिंड गिरा और उस उल्कापिंड के गिरने से वहां पे क्या बन गया, एक खड्डा बन गया, एक खड्डा बन गया और उस खड्डे में पानी भरने से उल्कापिंड झील बन गई। ठीक है, तो एकमात्र यही स्थल है राजस्थान में जहां पे उल्कापिंड गिरने से खड्डा बन गया
और झील बनी है, ठीक है। तो उल्कापिंड क्रेटर राजस्थान में कहाँ पे है? रामगढ़ बारा, रामगढ़ बारा में। अगला देखो, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार विस्तार, भाई विंध्याचल पठार का विस्तार जो है वो राजस्थान के कौन से पार्ट में है? वीडियो 2021 में आया और आरएसप्री 2003 में आया। वीडियो 2021 में आया, आरएसप्री 2003 में आया। विंध्य पठार का जो विस्तार है वो कहां पे है? विंध्य पठार का विस्तार किस क्षेत्र में है? उत्तर पूर्व में, दक्षिण पूर्व में, दक्षिण में और दक्षिण पश्चिम में, ठीक है। देखो विंध्य पठार कटे है वो, पहली विंध्य पठार तो देखो, विंध्य पठार को अगर हम देखें तो विंध्य पठार आपका ये जो मध्य प्रदेश वाला पार्ट है, इस मध्य प्रदेश में जो है वो स्थित है विंध्याचल पठार, विंध्य पठार। ठीक है, विंध्याचल पठार। अब आपके ऑप्शन दे रखा है उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। इस क्वेश्चन को हल करने से पहले आप अपने दिमाग को थोड़ा लगाइए कि क्वेश्चन आपको ये नहीं पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है, जैसे मान लो कि आपको ये पूछ रहा है कि राजस्थान में किस स्थान पर अरावली व विंध्याचल की पहाड़ियों का मिलन होता है? प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में किस स्थान पर अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों का मिलन होता है? तो भाई इसका आंसर होगा कि आपका जो मुकुंदरा अभ्यारण्य है, मुकुंदरा, जिसको पहले दर्रा कहते थे ना, मुकुंदरा जो पार्क है वहां पर इसका होता है। मुकुंदरा कहाँ पे है? आपके झालावाड़ क्षेत्र में स्थित है, ये कोटा झालावाड़ के जो एरिया उसमें स्थित है। तो आपके ये जो जगह है, ये जो जगह है कोटा और झालावाड़, ये मुकुंदरा का क्षेत्र है। और यहाँ पे ये दोनों के दोनों आपस में मिलते हैं, अरावली और विंध्याचल। तो इधर से विंध्याचल आ गई और इधर से आपकी अरावली आ गई, और दोनों यहाँ आकर क्या हो गए? मिल गए, आपस में बातें करने लग गए। ठीक है, तो प्रश्न आपका कह रहा है कि भाई किस क्षेत्र में स्थित है, तो ये कौन सा क्षेत्र स्थित है? देखो ये कौन सा क्षेत्र है? राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है? ये हो गया आपका दक्षिण क्षेत्र। तो राजस्थान का जो दक्षिण क्षेत्र है, उस दक्षिण क्षेत्र के अंदर जो है आपके क्या है? दक्षिण, हाँ, दक्षिण क्षेत्र के अंदर जो है दक्षिण पूर्व, उत्तर, दक्षिण पूर्व, पश्चिम, हाँ दक्षिण, सिर्फ दक्षिण ही आएगा, या दक्षिण पूर्व भी कह सकते हो। दक्षिण पूर्व तो इतना आएगा नहीं है, दक्षिण पूर्व कहो इसको, दक्षिण मत कहो, तो दक्षिण तो फिर पूरा यहाँ आ जाएगा। आप इसको दक्षिण पूर्व को, ये पूर्व हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो दक्षिण पूर्व का जो क्षेत्र है राजस्थान का, राजस्थान का जो दक्षिण पूर्व का क्षेत्र है उसके अंदर क्या है आपका? इनका विंध्य पठार का विस्तार है। मालवा के पठार का विस्तार भी यही है, विंध्य पठार का विस्तार भी यही है। ठीक है, फिर आगे चलो, देखो विंध्यन कगार भूमि किन नदियों के मध्य स्थित है? वह है विंध्यन कगार भूमि जो है वो कौन सी नदियों के मध्य स्थित है, आपको ये बताना है। ठीक है, जेएन एग्रीकल्चर 2022 और थर्ड ग्रेड अध्यापक 2017 दो बार पूछा गया है। विंध्यन कगार भूमि कौन सी नदियों के मध्य स्थित है? देखिए ऑप्शन देखिए, बाणगंगा और बनास, काली सिंध व चंबल, बेड़च व बनास, चंबल और बनास। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विंध्यन कगार भूमि जो है वो है कहाँ पे। विंध्यन कगार भूमि पिछली क्लासों में अपन ने काफी डिस्कस किया था कि विंध्यन कगार भूमि किस जगह पे। आपको इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि ये कौन सी जगह है, विंध्यन कगार भूमि। देखो विंध्यन कगार भूमि किसको कहते हैं? ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ना, ये एरिया,
ये एरिया कहलाता है विंध्यन कगार भूमि। हमने पिछली क्लासों में बात भी की थी कि विंध्यन कगार ही है, ठीक है। अब कौन सी नदियों के बीच में है, तो उन नदियों की हम बात कर लेते हैं भाई, कौन कौन सी नदियों के बीच में है। तो एक तो यहाँ पे नदी बहती है आपकी चंबल, और एक यहाँ नदी आती है आपकी कौन सी, जैसे बनास। और इन दोनों के बीच में ये पार्ट पड़ता है, दोनों के बीच में ये पार्ट पड़ता है। तो कौन कौन सी नदी हो गई, चंबल और बनास नदियों के बीच में। भाई बेड़त तो अलग हो गई, काली सिंध जो है झालावाड़ साइड में रहेगी, बाणगंगा और दूर रहेगी, ऊपर रहेगी। तो चंबल और बनास नदियों का जो बीच का जो क्षेत्र है, उसमें यहाँ पर जो ये जो स्थल है, ये किसके अंतर्गत आता है, विंध्यन कगार के अंतर्गत आता है, ये विंध्यन कगार में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट में चलता है। विंध्यन कगार का विस्तार राजस्थान के जिस भाग में है वह है, अभी हमने बात करी है, तो आपको वैसे ही याद ही है। ये तो शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक पीटीआई परीक्षा 2011 में क्वेश्चन आया है, ठीक है। पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग, उत्तरी भाग और पश्चिमी भाग, इनमें से कौन से पार्ट में जो है वो इसका विस्तार है। अभी हमने देखा इस नक्शे में, ये देख लो कहाँ पे कौन सा पार्ट है ये, तो ये पूर्वी भाग है। कौन से भाग में है, पूर्वी भाग में। तो आपका आंसर हो जाएगा कि विंध्यन कगार जो है वो राजस्थान के पूर्वी भाग में स्थित है। कौन से पार्ट में स्थित है, राजस्थान के पूर्वी भाग में विंध्यन कगार स्थित है। चलो आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। राजस्थान में वृत्त सीमांत भ्रंश, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है। वृत्त सीमांत भ्रंश जो है फैला है, किसके सहारे फैला हुआ आपको ये बताना है। राजस्थान में जो वृत्त सीमांत भ्रंश है वो किसके सहारे फैला है, बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियां, उदयपुर की पहाड़ियां, अलवर की पहाड़ियां और शेखावाटी तोराबाटी की पहाड़ियां। देखिए ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जो है वो किसके सहारे फैला है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है ये कहां पे है। तो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट आपके शुरुआत जो है वो इसकी अगर हम माने तो बेंगू चित्तौड़गढ़ से लेकर धौलपुर तक है। बेंगू चित्तौड़गढ़ से लेकर धौलपुर तक 450 किलोमीटर की दूरी तक ये फैला हुआ है, ठीक है। बेंगू चित्तौड़गढ़ से लेकर धौलपुर तक ये स्थित है 450 किलोमीटर। अब इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं वो देख लो आप, एक बार याद रखना जरूरी है। सबसे पहले आएगा आपका बेंगू, फिर के उसके बाद में आएगा आपका कोटा, फिर उसके बाद में आएगा आपका सत्तूर। अब सत्तूर कहां पे है, बूंदी में। फिर उसके बाद में आएगा आपका सपोटरा, सपोटरा कहां पे है, करौली में। और फिर उसके बाद में आएगा सवाई माधोपुर, और फिर उसके बाद में आएगा धौलपुर। ये देखो अभी इस हिसाब से ये फैला हुआ है, ठीक है। बेंगू, कोटा, सतूर, बूंदी, सपोटरा, करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर में 450 किलोमीटर की जो रेंज है उसमें फैला हुआ है। तो भाई सामान्य सी बात आती है कि कोटा, बूंदी, ये जो करौली, ये जो एरिया है ना, इसमें ये फैला हुआ है। एक बार आप देखो, देखो मैप में देखो, आपको समझ में आ जाएगी कहाँ स्थित है एक्चुअल में ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। मैंने बताया चित्तौड़ से स्टार्ट हुआ था ये, ठीक है। चित्तौड़ के बाद में ये आपके कोटा, फिर बूंदी, फिर सवाई माधोपुर, फिर करौली, फिर धौलपुर, ये ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है। ये आपका हो गया ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, जीबीएफ जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है। प्रश्न ये था कि ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जो है वो किसके सहारे फैला हुआ है, कौन सी पहाड़ियों के सहारे। यहाँ अपना पहला ये बूंदी, सवाई माधोपुर की पहाड़ियां, उदयपुर की पहाड़ियां तो यहाँ हो गई, अलवर की पहाड़ियां ऊपर रह गई, ठीक है। शेखावाटी की पहाड़ियां तो और भी ऊपर रह गई। तो ये जो आंसर है पहला ए, बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियां, बूंदी सवाई माधोपुर की जो पहाड़ियां हैं उनके सारे सारे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, वृत्त सीमांत भ्रंश फैला हुआ है, ठीक है। और ये जो वृत्त सीमांत भ्रंश जो है वो विंध्याचल के अंदर, विंध्यन जो भ्रंश था उसके अंदर तनाव के कारण, खिंचाव के कारण जो है वो ये गैप क्रिएट हुआ है, ठीक है।
तो विंध्यन कगार में खिंचाव के कारण गैप बना और बेंगू से लेकर धौलपुर तक विस्तृत है, 450 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए आंसर सही। बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? पशुधन सहायक 2022 में क्वेश्चन आया भाई। बनास बेसिन जो है वो राजस्थान के कौन से भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? पश्चिमी रेतीला मैदान, हाड़ौती का पठार, पूर्वी मैदान और अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र। अब आपको सबको पता है भाई मैदानी क्षेत्र कौन सा है? पूर्वी है, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश क्या आएगा? पूर्वी मैदानी प्रदेश। नेक्स्ट में चलें। प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? वन रक्षक 2013 में प्रतापगढ़ जो है वो कौन से क्षेत्र का भाग है? अभी हमने पढ़ा था काठल, बोराट, गोंडवाड़ा और छप्पन। ठीक है, तो हमने शुरू में ही पढ़ा था काठल का मैदान कहां पे स्थित है? प्रतापगढ़ में। और क्यों कहते हैं? क्योंकि माई नदी के कांठे में बसा है। माई नदी के कांठे में बसा है, इसलिए काठल का मैदान कहते हैं। कहां पे स्थित है? प्रतापगढ़ में। आपका आंसर हो गया प्रतापगढ़। ठीक है, ऊपरमाल क्या है? अंतिम क्वेश्चन अपना ऊपरमाल डिप्टी कमांडेंट गृह रक्षा विभाग परीक्षा में आया हुआ है। ऊपरमाल अच्छी तरह से हमने डिस्कस किया था। आंसर देखिए, उदयपुर का बोराट पठार, नागौरी उच्च भूमि, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य पठारी उच्च भाग और आबू खंड का पठारी भाग। ऊपरमाल का मैंने आपको बताया था कि बिजोलिया से लेकर भैंस रोडगढ़, बिजोलिया से भैंस रोडगढ़ तक का जो पठारी भाग है वो क्या कहलाता है? ऊपरमाल कहलाता है। और यहाँ सबसे बड़ा किसान आंदोलन हुआ जो सबसे लंबे समय तक चला राजस्थान का, वो 1897 से 1941, 1897 से 1941 तक ये आंदोलन चला। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन। तो ये जो है आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा से चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य का पठारी भाग। तो आज की क्लास में हम यही करेंगे। अगली क्लास में जो है वो अफवाह प्रणाली को लेके आएंगे। आप सभी को ज्यादा से ज्यादा रिक्वेस्ट की एक बार सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।